रेशियो एनालिसिस डे 2। देखिए रेशियो एनालिसिस में अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे, लिक्विड रेशियो या लिक्विडिटी रेशियो, इसके दो फॉर्मूला होते थे, करंट रेशियो और क्विक रेशियो। ठीक है, क्विक रेशियो का दो एक्स्ट्रा नाम है, एक है लिक्विड रेशियो, एक है एसिड टेस्ट रेशियो। करंट रेशियो मतलब करंट एसेट डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटी। ठीक है, क्विक रेशियो या लिक्विड रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो का फॉर्मूला क्या था, क्विक एसेट डिवाइडेड बाई क्विक लायबिलिटी, और लास्ट में प्रिंसिपल्स ऑफ कंजर्वेटिज्म क्या बोलता है भैया, लायबिलिटी है चुका दो, तो कोई क्विक लायबिलिटी बोल के चीज नहीं होती है, तो क्विक एसेट डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटी। मैंने बोला था कि सारी की सारी क्विक एसेट करंट एसेट होते हैं, बट सारे के सारे करंट एसेट क्विक एसेट नहीं होते। फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, करंट लायबिलिटी। ठीक है, एग्जांपल और हमने दे दिया था, वेन डायग्राम समझा दिया था, टर्नओवर वाला भी मैंने समझा दिया था कि टर्नओवर में कितने फॉर्मूला थे, 1 2 3, अच्छा 3, और आगे आगे देखते हैं। फिक्स एसेट टर्नओवर, टर्नओवर का सिंपल सा मतलब होता है टर्नओवर डिवाइडेड बाई जिसका नाम पूछा है। अगर फिक्स एसेट नाम पूछा है तो टर्नओवर डिवाइडेड बाई फिक्स एसेट। अगर करंट एसेट बोला है तो टर्नओवर डिवाइडेड बाई करंट एसेट। अगर वर्किंग कैपिटल बोला है तो टर्नओवर डिवाइडेड बाई वर्किंग कैपिटल। ठीक है, टर्नओवर का मतलब क्या होता है, सेल। अब मैंने लास्ट में एक चीज समझाया तुम लोग को कि जहां पर भी दो एलिमेंट के बीच में रिलेशनशिप है वहीं पे रेशियो की बात होगी, अदरवाइज बात नहीं होगी। ठीक है, क्या टर्नओवर और फिक्स एसेट का लिंकअप है? हाँ लिंकअप है, डायरेक्ट लिंकअप नहीं है, इनडायरेक्ट लिंकअप है। ठीक है, टर्नओवर क्या करंट एसेट का लिंकअप है? हाँ लिंकअप है, डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है। ठीक है, वर्किंग कैपिटल हो गया। वर्किंग कैपिटल का एक फॉर्मूला क्या, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। अब अगर मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करूं तो क्लोजिंग स्टॉक कैसे हम लोग निकालते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जैसे डायरेक्ट वेजेस है ना, कैरेज इन वर्ड पढ़े हो ना, अरे ट्रेडिंग का जो आइटम सारा आता है, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। एक और फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का कि सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कल समझाए थे ना कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे था, अरे समझाया था ना कल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे आया था, फिर उसमें प्रॉफिट ऐड करके बेचते हैं। ठीक है, तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या था, स्टॉक का कैलकुलेशन किस पर होता है, अरे बोलो ना, स्टॉक का कैलकुलेशन किस पर होता है, कॉस्ट पे होता है। तो यहाँ पे सेल नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, कॉस्ट आएगा, इसलिए आएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाई एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक क्यों आया, क्योंकि आपके सम्स में ओपनिंग रहेगा क्लोजिंग रहेगा, दोनों को डिवाइड करके, दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे, दैट इज बाई एवरेज स्टॉक। ठीक है, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इसलिए आया, है तो टर्नओवर, पर टर्नओवर में प्रॉफिट ऐड होता है और कॉस्ट का कैलकुलेशन, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन होता है कॉस्ट बेसिस पर, तो हमेशा प्रॉफिट क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो अगर आप टर्नओवर से प्रॉफिट माइनस करोगे, सेल से प्रॉफिट माइनस करोगे, क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो टर्नओवर ना लिखकर क्या लिखना है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। ठीक है, एवरेज स्टॉक हो गया। एक चीज़ मैंने तुम लोग को और बताया था, कभी कभी अगर सेल नहीं दिया रहेगा तो हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट कर देंगे, तो ये भी काम हो जाएगा, बताए थे ना एक्स्ट्रा में। ओके, डेटर टर्नओवर रेशियो, डेटर का लिंक किसके है, क्रेडिट सेल के साथ ना, अरे बोलो ना, डेटर का लिंक किसके है, क्रेडिट सेल के साथ, तो क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाई एवरेज रिसीवेबल। हम लोग यहाँ पे क्रेडिट सेल डिवाइड बाई डेटर लिख सकते थे, पर डेटर मत लिखना, यहाँ पे क्या लिखना, एवरेज अकाउंट रिसीवेबल, एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। जब ये वर्ड लिखते हो तो आप दो चीज़ों को कवर कर रहे हो, एक कर रहे हो बिल्स रिसीवेबल और दूसरा कर रहे हो डेटर, क्योंकि कुछ डेटर को आपने साइन करवा लिया था कि भैया इस डेट को पैसा चाहिए, और कुछ डेटर को, जो अच्छे डेटर है जिनसे अच्छा जान पहचान है, उनसे आप बार बार बिल्स साइन नहीं करवाते हो। तो एवरेज अकाउंट रिसीवेबल का मतलब दो चीज़ आप कवर कर रहे हो, बीआर कवर कर रहे हो और डेटर कवर कर रहे हो। क्रेडिट टर्नओवर रेशियो का मतलब क्या हो गया, क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाई एवरेज अकाउंट पेबल। एवरेज अकाउंट पेबल का मतलब दो चीज़, क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल। ठीक है, ये पढ़ा दिया था। कभी कभी क्या सब समय ओपनिंग डेटर और क्लोजिंग डेटर दिया रहता है ना, ओपनिंग डेटर और क्लोजिंग डेटर, तो इस केस में एवरेज निकालना पड़ेगा। ठीक है, ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइड बाई 2। ठीक है, कभी कभी ओपनिंग बी आर और क्लोजिंग बी आर रहेगा, तो वही ओपनिंग बी आर प्लस क्लोजिंग बी आर डिवाइड बाई 2। कभी कभी ओपनिंग डेटर और क्लोजिंग डेटर देगा और जस्ट बी आर देगा, तो इस केस में देखना ओपनिंग क्लोजिंग का एवरेज ले लेना और बी आर को ऐड कर देना। लास्ट क्लास सब कुछ कवर कर दिया था। सेम चीज़ क्रेडिटर और बिल्स पेबल के लिए भी सेम चीज़ है। नोट में देख लीजिए, नेट सेल का मतलब क्या होता है, टोटल सेल माइनस कैश सेल माइनस सेल्स रिटर्न। यहाँ पे नेट सेल कौन सा, क्रेडिट। यहाँ पे देखो ना वर्ड था ना, हेलो, यहाँ पे कौन सा वर्ड था, क्रेडिट सेल। तो जब क्रेडिट सेल निकालोगे तो कैसे निकालोगे, टोटल सेल माइनस कैश सेल माइनस सेल्स रिटर्न। अगर नेट परचेज निकालोगे क्रेडिट वाला तो कैसे निकालोगे, टोटल परचेज माइनस कैश परचेज माइनस परचेज रिटर्न। हो गया था। कितना फार्मूला हुआ अभी तक, घर पे जाके कितना लोग रिवाइज किया था,
हाँ, तुम लोग के जीवन में कुछ सच्चाई नाम का चीज़ है कि नहीं? घर जाके रिवाइज किए थे आप लोग? हाँ, या अभी या अभी से मौका ढूंढ रहे हो किसको बदनाम करे सेमेस्टर 6 के लिए? 5 तक तो कोई ना कोई मुर्गा मिल गया था। सेम 6 पे किसको ब्लेम किया जाए? इस बार कौन लाइन पे है? हम तो नहीं होंगे। हमको कितना बार बदनाम करेगा तुम लोग? इस बार इस बार इस बार किसको बदनाम करेगा तुम लोग कि मेरा रिजल्ट खराब हुआ बिकॉज ऑफ इस पर्सन के वजह से? एक बार चैट जीपीटी पूछना तुम लोग, अपना सिचुएशन देना उसको और ऑप्शन देना, कोई ना कोई निकालेगा ही बात ऑप्शन। कॉलेज टीचर, अच्छा अभी तक बचा हुआ है कॉलेज टीचर, इस बार उसको बदनाम कर देना तुम लोग कि सेमेस्टर 6 का रिजल्ट खराब हुआ इनके वजह से। हाँ, कॉलेज वाला पढ़ाता ही नहीं है। एक ऑप्शन तो तुम लोग का है कि कॉलेज वाला तो पढ़ाता ही नहीं है, लेकिन फिर पापा बोलेंगे ट्यूशन क्यों करवाया था, फिर हम आ जाएंगे लाइन में, उसका नाम मत लेना कॉलेज का, वरना हम लाइन पे आ जाएंगे। हाँ, अच्छा। लिखो प्रॉफिट, अब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इंडेक्स बोल रहा हूँ, सॉरी, ये तो लेवरेज वाला याद आ गया है ना, अभी अभी पढ़ा ना कैपिटल बस्टिंग। प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, इसके ना बहुत सारे फॉर्मूला है। नंबर 1, तो ये हेडिंग है, हेडिंग का क्या है, सब हेडिंग। हाँ हाँ, फार्मूला, एक बार फार्मूला कमांड हो गया फिर हो जाएगा। हाँ हेमंत, क्या बोल रहा है? नहीं, ये नया हेडिंग है, ये नया हेडिंग है। ठीक है, नंबर 1 लिखो ना, ग्रॉस तुम लोग का चेहरा देख के मेरे को डर लग जा रहा है, कितना तुम लोग डरा हुआ है। देखो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। नेक्स्ट लिखो नेट प्रॉफिट रेशियो। हम भी फार्मूला का लिस्ट लेकर बैठे हैं, कहीं भूले ना। इतना फार्मूला है। देखो ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग रेशियो। नेक्स्ट लिखो ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, दो और हैं, जैसे ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो मैं बाद में बताऊंगा। एक और है EPS वाला, EPS वाला तो आपको तो पता ही है, पढ़े ना लिवरेज में, ऑफिस पढ़ाया था ना, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो तुम लोगों को पता ही है। एक ROI वाला बताएंगे। अभी मेरा पूरा फोकस है ये 4 पे, ये पूरा कौन सा? एवरेज रिसीवेबल, एवरेज रिसीवेबल ये वाला पूछ रहे हो क्या? कहाँ गया ये वाला? क्या क्वेश्चन क्या था, बोलिए फटाफट। हाँ हाँ, अरे सिंपली करो ना, ओपनिंग प्लस प्लस क्लोजिंग, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड होल डिवाइड बाई 2 कर देना ना, बात तो एक ही है। हाँ, बात तो एक ही है, बात तो एक ही है। अरे सम्स करवाएंगे, अभी तो मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, क्यों टेंशन ले रहा तुम लोग। ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला बताओ। हाँ, लेकिन अभी लिखना मत, लिखो पहले, खाली ये लिख लो, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड कर दो, फिर यहाँ पे लिखो नेट प्रॉफिट डिवाइड कर दो, फिर यहाँ पे क्या, ऑपरेटिंग रेशियो मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात हो रही है, तो लिखो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड कर दो। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो को लिखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड कर दो। ठीक है, जो बोला है, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट बोला है ना, तो ग्रॉस प्रॉफिट लिख दो, नेट प्रॉफिट बोला है तो नेट प्रॉफिट लिख दो। ऑपरेटिंग रेशियो मतलब यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात हो रही है, तो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिख दो,
और ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोला है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिख दो। लिख दिया आपने, न्यूमरेटर में सब लिख दिया। अब क्वेश्चन आ रहा है सर हम किससे डिवाइड करेंगे। देखो यहाँ पर एक बार भी क्वेश्चन ये नहीं बोल रहा है कि इस ग्रॉस प्रॉफिट का लिंक किसके साथ है। अरे सुनो, ग्रॉस प्रॉफिट का लिंक अगर मैं यहाँ पे, ध्यान सुनना, 2 मिनट तक बोलूंगा, कंटिन्यू सुनते रहना। अगर मैं यहाँ पे फिक्स एसेट बोलूंगा तो भी सही है, क्योंकि अगर डायरेक्ट लिंक नहीं है तो इनडायरेक्ट लिंक होगा। अरे प्रॉफिट का फिक्स एसेट से डायरेक्ट अगर लिंक नहीं है तो इनडायरेक्ट लिंक तो होगा ही होगा। अगर मैं यहाँ पे करंट एसेट लिख दूँ तो भी सही है, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है। देखो यहाँ पे हमारा जो सम्स है हमें लिबर्टी दिया कि भाई आप डिनोमिनेटर में कुछ भी ले सकते हो। एक तो तुम लोग रटा रटा फार्मूला पता है कि ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सेल इनटू 100, ये तो तुम लोग को अच्छे से पता है, लेकिन कॉन्सेप्ट आया कहाँ से मैं ये समझा रहा हूँ, इसका बिगिनिंग कहाँ से स्टार्ट हुआ। अगर मैं यहाँ पे फिक्स एसेट लिखता हूँ, फिक्स एसेट, कुछ भी गलत नहीं है, कोई भी अकाउंट्स का टीचर गलत नहीं दे सकता, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अपने को डायरेक्ट लिंकअप देखना है। देखो यहाँ पे हमें छोड़ दिया गया, भैया आपको जो अच्छा लगता है आप डिनोमिनेटर में यूज कर सकते हो। एक चीज हमेशा याद रखना, जहाँ पे लिबर्टी है, जहाँ पे आज़ादी है, वहीं पे जिम्मेदारी है। जहाँ पे फ्रीडम है ना, वहीं पे रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है। तो आपको तो छोड़ दिया कि भाई आपको जो फॉर्मूला लिखना है आप लिख सकते हो, बट याद रखना एक चीज, अगर मेरा फिक्स एसेट बढ़ता है तो जरूरी नहीं मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा। अगर मेरा फिक्स एसेट बढ़ता है जरूरी क्या मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा। अरे अभिषेक पांडे क्लासेस ने 4 ठो ऑफिस खोल दिया, 4 ठो कोचिंग सेंटर खोल दिया, तो मेरा तो रेंट वेंट बढ़ गया, मेरा फिक्स एसेट बढ़ गया, पर जरूरी है क्या मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा। लेकिन हाँ एक पॉसिबिलिटी है कि अगर नंबर ऑफ सेंटर ज़्यादा होंगे तो हो सकता है हर एरिया की स्टूडेंट कवर करूंगा तो प्रॉफिट हो सकता है, पर ये जरूरी नहीं है। एक पॉसिबिलिटी है कि अगर मैं हर जगह कोचिंग सेंटर खोल दूं तो हर एरिया की स्टूडेंट को मैं कवर करूंगा, एक पॉसिबिलिटी है कि मैं प्रॉफिट कमा सकता हूं, बट ये पॉसिबिलिटी है, हो भी सकता है नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं ये बोलता हूं कि मेरा सेल बढ़ेगा तो मेरा प्रॉफिट जरूर बढ़ेगा, इसमें कोई पॉसिबिलिटी की बात है क्या, बोलो ना। अगर मैं बोलता हूं मेरा फिक्स एसेट बढ़ने से मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा तो आप बोलोगे सर डाउटफुल है, सर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूंगा मेरा रेवेन्यू बढ़ रहा है, मेरा सेल बढ़ रहा है, मेरा टर्नओवर बढ़ रहा है, तब आप बोलोगे सर अब तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा 100%। बोले ना, जहां पे लिबर्टी है वहीं पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पे अकाउंटेंसी ने आपको छोड़ दिया, जो करना है कर लो, लेकिन आपको ये देखना है कि भैया एग्जैक्टली कौन सा फिगर से डिवाइड करे जिससे हमारा अमाउंट क्या है सही आए। तो अगर मैं ये बोलता हूँ कि भाई इसको मैं अगर सेल से डिवाइड करूंगा, इसका मतलब सेल के बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ेगा, अगर मेरा टर्नओवर बढ़ता है तो मेरा नेट प्रॉफिट भी बढ़ेगा, ये बात फैक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइड कर दो नेट सेल के साथ में, डिवाइड कर दो नेट सेल के साथ में। सुनो, सेल का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, टर्नओवर। अरे बोलो ना, सेल का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, टर्नओवर। टर्नओवर को अपने बेसिकली क्या बोलते हैं, रेवेन्यू। और रेवेन्यू में से कुछ खर्चे वर्चे माइनस कर देते हैं तो क्या मिल जाता है, प्रॉफिट। इसका मतलब रेवेन्यू में 2 पार्ट है, एक पार्ट है एक्सपेंसेस और एक पार्ट है प्रॉफिट। कुछ लोग ऊपर जा रहा हो, क्या बोल रहे हैं सर, देखो ध्यान से। सेल को अपने क्या बोलते हैं बेसिकली, टर्नओवर। टर्नओवर का ही दूसरा नाम क्या होता है, रेवेन्यू। और जो हमारी रेवेन्यू है उस रेवेन्यू से अगर मैं एक्सपेंसेस को माइनस कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट। तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, रेवेन्यू का 2 पार्ट है, एक पार्ट है एक्सपेंसेस और एक पार्ट है प्रॉफिट। इसका मतलब ये जो रेवेन्यू है ये दोनों चीज को कवर कर रहा है, ये एक्सपेंसेस को भी कवर कर रहा है और मेरा प्रॉफिट को भी कवर कर रहा है। अगर मैं एक स्टूडेंट को क्लासेस बेचता हूँ 3000 में तो ये मेरा रेवेन्यू है, पर इस 3000 में रेंट भी तो है, स्टाफ की सैलरी भी तो है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी तो है, डेप्रिसिएशन भी तो है और एक प्रॉफिट भी तो है। ये जो मैं 3000 रुपये पर स्टूडेंट चार्ज कर रहा हूँ उसमें मेरा खर्चा भी है और मेरा प्रॉफिट भी है। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब हो गया ऑपरेशन के खर्चे। क्या रेवेन्यू में खर्चा होता है कि नहीं होता, मैं जो फीस आपसे चार्ज कर रहा हूँ क्या उस फीस में इस सेंटर का एक्सपेंसेस ऐड है कि नहीं ऐड है, ऐड है कि नहीं ऐड है, ऐड है ना। इसका मतलब ये जो मेरे खर्चे हैं वो भी किसके पार्ट है, मेरे सेल के पार्ट है। मैंने अगर 3000 रुपये आपसे चार्ज किया, उस 3000 में हो सकता है मेरा 1000 रुपया खर्चा हो या 500 रुपया मेरा क्या है, खर्चा हो। तो 3000 मेरा क्या है, रेवेन्यू है, उसमें मेरा खर्चा भी तो है। तो रेवेन्यू का ही एक पार्ट क्या होता है, खर्चा। जैसे रेवेन्यू का एक पार्ट, ये रेवेन्यू है ना, उसका एक पार्ट प्रॉफिट होता है, रेवेन्यू का एक पार्ट क्या होता है, प्रॉफिट होता है। वैसे ही रेवेन्यू का एक पार्ट क्या होता है, खर्चा भी होता है। यहाँ पे डिवाइड कर दो नेट सेल। ये सच बोल, तुम लोग को फॉर्मूला याद करना पड़ेगा क्या,
अब समझ जा रहे हो ना कैसे हो रहा चीज। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये भी किस कहाँ से आएगा, नेट सेल से। अरे प्रॉफिट की बात होगी तो रेवेन्यू बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, मतलब नेट सेल। मैं बार बार नेट सेल वर्ड क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ भी अगर सेल किया गया सेल अगर रिटर्न हो गया तभी तो नेट सेल आएगा। अरे मैंने 2 लाख का सेल किया था, 50,000 का सामान खराब हो गया था तो कस्टमर ने वापस कर दिया, तो मेरा नेट सेल कितना होगा, 1.5 लाख का होगा। अब अगर आप सेल करोगे तो बोलोगे सर हमने तो 2 लाख का सेल किया था, कस्टमर ने 50,000 का सामान वापस कर दिया क्योंकि वो खराब सामान था, तो आपका नेट सेल कितना हो गया, 1,50,000। अब डिवाइड अगर मैं लिखूंगा सेल तो लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 लाख से। लेकिन अगर मैं लिखूंगा नेट सेल, और नेट सेल हमारा क्या होता है, एक्चुअल सेल होता है, इसलिए ऑलवेज सेल का मतलब ही क्या होता है, इम्प्लाइड है। बाई डिफॉल्ट सेल का मतलब कौन सा सेल, नेट सेल। अगर बोलूंगा सेल मतलब कौन सा सेल, नेट सेल, मतलब जो रिटर्न माइनस करने के बाद कस्टमर ने सामान वापस कर दिया, क्या सच में वो सेल हुआ, नहीं हुआ, तो उसको माइनस कर दो, जो बच गया वो हमारा नेट सेल है। जस्ट रिकैप, क्या प्रॉफिट का लिंकअप है क्या टर्नओवर के साथ में, हाँ है। अगर टर्नओवर बढ़ता है तो प्रॉफिट बढ़ता है। तो अगर आपसे बोलेगा ग्रॉस प्रॉफिट, बोलना ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई नेट सेल। नेट प्रॉफिट क्या बोला, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाई नेट सेल। ऑपरेटिंग रेशियो मतलब खर्चे की बात हो रही है, तो खर्चा भी तो रेवेन्यू का पार्ट है, तो खर्चा डिवाइडेड बाई, मतलब खर्चा डिवाइडेड बाई रेवेन्यू, तो खर्चा को क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग खर्चा डिवाइडेड बाई नेट सेल। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब वही प्रॉफिट किसका पार्ट है, रेवेन्यू का, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाई नेट सेल। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ सुनो, मेरा 2 लाख का प्रॉफिट है और मेरा 10 लाख का रेवेन्यू है, कितना आएगा बताओ ना, ये कितना आएगा, 0.2, 0.2। अगर आप मेरे से बोलते हो कि सर आपका प्रॉफिट कितना, मैं बोलता हूँ 0.2, तो कोई बोलेगा सर तो 2 ही पैसा कमाते होंगे, सर तो बोलते हैं 2 ही पैसा कमाते होंगे, कोई समझता नहीं, कोई पढ़ा लिखा बोले 20% कमाते होंगे। एक्चुअल में अगर आप किसी को 0.2 बोलते हो ना तो दिमाग एक टाइम के लिए सोचेगा बोलना क्या चाहता है, 0.2 का मतलब क्या है, 2 पैसा या 2 लाख, क्या बोलना चाहता है। तो बेटर क्या है, हम इसको हमेशा परसेंट में लाते हैं। तो अगर मैं 0.2 को 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा कितना हो जाएगा, 20%। अगर मैं बोलता हूँ कि बाबू जो भी मेरा रेवेन्यू है उसका 20% मेरा प्रॉफिट है, अब आप समझ गए होंगे कि सर 20% प्रॉफिट कमाते हैं हर एक स्टूडेंट के से। तो अब परसेंट में लाने के लिए सब में क्या करना पड़ेगा, इंटू कर दो, इंटू 100। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, सर ये तो फॉर्मूला मुझे समझ में आ गया, पर ये हमें मिलेगा कहाँ से, हमें कहाँ से मिलेगा ये हाँ? सम्स में सब कुछ नहीं देगा, सम्स में आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन देगा, आपको तो फिर ऐड बैक करके या लेस करके वो सारा चीज निकालना पड़ेगा। तो जब भी इससे सम्स आ जाए, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो सम्स आए, सबसे पहले एक काम करना, इनकम स्टेटमेंट को ड्रॉ कर देना। अगर इससे सम्स आ गए, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो सम्स आ जाए, क्योंकि वो तो देख के समझ में आ जाएगा। अगर आपसे बोलेगा ग्रॉस प्रॉफिट निकालो, ऑपरेटिंग रेशियो निकालो, तो किससे सम्स आया हुआ है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से निकाला है। तो सबसे पहले एक वर्किंग नोट बनाना, उसमें इनकम स्टेटमेंट को ड्रॉ कर लेना। ठीक है, तो एक काम करो, जिस पेज पे आप लिख रहे हो यहाँ पे स्पेस छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पे 2 फॉर्मूला और आएगा, और एक वर्किंग नोट यहाँ पे डालो, इनकम स्टेटमेंट एंड इट्स यूटिलिटी। जस्ट इनकम स्टेटमेंट भी लिखोगे चलेगा। इनकम स्टेटमेंट, जब बात इनकम की हो रही है मतलब टर्नओवर की हो रही है, और टर्नओवर का मतलब क्या होता है बेसिकली, सेल। लिवरेज पढ़े हो, लिवरेज, हाँ पढ़े हो लिवरेज, उसमें भी तो इनकम स्टेटमेंट पढ़ाया था, ऑलमोस्ट वही है। सेल, सेल से क्या मैनेज करोगे, इसलिए बोला एक काम करना, तुम लोग ना जिस दिन FRFSA का एग्जाम रहेगा तुम उस दिन FM का क्लास करके आना। अरे दोनों सब्जेक्ट में डिफरेंस है बाबा, बात वही है पर अलग अलग, वो FM है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। अगर मैं बोलता हूँ सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट आता है कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट तो ये लगेगा आप 24 तारीख वाला एग्जाम दे रहे हो। हाँ, तो थोड़ा सा तो सब्जेक्ट का रिस्पेक्ट करो तुम लोग मतलब बोला FRFSA क्या होता है, सब एक ही है
सब एक है, जैसे गॉड एक है वैसे सब एक है। एग्जामिनर भी कंफ्यूज हो जाएगा कौन सा कॉपी साइन कर रहे हैं, FRFSA का या FM कॉपी साइन कर रहे हैं, कहीं पर भी कुछ भी यूज कर देगा तुम लोग। हाँ? लिखो सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड, क्या आ जाएगा, सेल सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, क्या आ जाएगा हमारा, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट में से, ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, फिर लेस कर दो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब सेलिंग एक्सपेंसेस, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ सेलिंग एक्सपेंसेस, तो ये आपका आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अच्छा क्लोज मत करना, यह जगह आपको ऑपरेटिंग, मेरे को बस यही समझाना था। सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, इसमें से ऑफिस वाला खर्चा माइनस कर दिया, सेलिंग वाला खर्चा माइनस कर दिया, आ गया हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, अब मैं कुछ समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब यहां पे हो गया ट्रेडिंग अकाउंट वाला खर्चा, जो लोग ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग दिखाते हैं ना डेबिट साइड में, क्या दिखाते हैं हम लोग, ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस करते हैं ना, डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस कैरेज इनवर्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यही तो हमारा होता है ना। कोई चीज़ अगर माइनस में तो एक्चुअली वो डेबिट का पार्ट था, तभी तो क्रेडिट साइड में गया। तो इस केस में क्या हो गया, ट्रेडिंग अकाउंट। तो जो हमारे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होते हैं वो कौन से खर्चे होते हैं, ट्रेडिंग। अरे तुम लोग फाइनल अकाउंट पढ़ा ना, ट्रेडिंग PL वाला, तो जो ट्रेडिंग वाला खर्चा होता है वो कौन सा होता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। इसी को हम लोग बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंडिचर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंडिचर। ठीक है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन वाले को अपने बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर। इनडायरेक्ट, थोड़ा सा ध्यान सुनना, मतलब एक्चुअल में इनडायरेक्ट वर्ड यहाँ पे क्यों आया मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ। देखो, अगर आप कोई बिजनेस चालू करना चाहते हैं, ध्यान सुनना, अगर आप कोई बिजनेस चालू करना चाहते हो, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट है, आप रॉ मटेरियल परचेज करोगे। ठीक है, आप रॉ मटेरियल क्या करोगे, परचेज करोगे, आपको लेबर का ज़रूरत है, आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो सकता है, जैसे आपका डायरेक्टली जो प्रोडक्शन में लग रहा है, आपको हो सकता है कि कुछ बच जाए तो आपके क्लोजिंग स्टॉक होंगे तो माइनस कर देंगे। ठीक है, प्लस आपका एक ऑफिस होना चाहिए, आपका एक फैक्ट्री हो गया, आपका क्या हो गया, एक ऑफिस होना चाहिए, और बेचने के लिए आपके पास सेल्स की टीम होनी चाहिए। ये सारे लोग मिलकर क्या करते हैं, ऑपरेशन करते हैं। चाहे मैं फैक्ट्री की बात करूं, चाहे मैं फैक्ट्री की बात करूं, या मैं ऑफिस की बात करूं, या सेल्स टीम की बात करूं, यही लोग मिलकर क्या करते हैं, ऑपरेशन करते हैं। किसी भी बिजनेस में प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, फैक्ट्री में होगा, और उस फैक्ट्री को मैनेज करने के लिए क्या होगा, ऑफिस होगा, और फैक्ट्री में जो भी गुड्स बन रहा है उसको बेचने के लिए कौन टीम होगी, सेल्स की टीम होगी। समझ रहे हो मेरी बात। तो फैक्ट्री, ऑफिस और सेल्स डिपार्टमेंट का पूरा पूरा टीम, यही तीन लोग मिलकर के ऑपरेशन करते हैं। आया बस हमने। तो आपको अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात की जाए तो यही तीन आते हैं। अगर मैं बोलूंगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है क्या, तो एक हो गया आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एक हो गया आपका ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और एक हो गया आपका सेलिंग एक्सपेंसेस। यही तीन खर्चे मिलकर बनाते हैं आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। पहला, दूसरा, तीसरा। एक वर्ड था ना यहाँ पे, एक वर्ड था ना यहाँ पे, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस था ना। ये टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब बिजनेस में कौन से लोग ऑपरेशन को संभाल रहे हैं। एक संभाल रहा फैक्ट्री वाला बंदा, एक संभाल रहा ऑफिस वाला बंदा, और जो भी फैक्ट्री में बन रहा है वो कौन बेच रहा है, सेल बेच रहा है। तो इस केस में तीन खर्चे आएंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएंगे, प्लस ऑफिस एंड एडमिन वाला आएगा, प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला आएगा। ठीक है, ये आपके ऑपरेटिंग वाले खर्चे। आप समझिए, मैं सब लिखवा दूंगा, टेंशन मत लीजिए, आपको एक एक वर्ड में क्लियर कर रहा हूँ। ये हो गया आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, आप बोलोगे सर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि हमने लोन लेकर बिजनेस चालू किया है, लोन लेकर बिजनेस चालू किया। अगर आपने लोन लेकर बिजनेस चालू किया तो अब आप क्या माइनस करोगे, इंटरेस्ट माइनस करोगे। अगर आपने डिबेंचर इशू किया तो इंटरेस्ट माइनस करोगे, बैंक से लोन लिया तो इंटरेस्ट माइनस करोगे। लेकिन जोरी है क्या कोई बिजनेस लोन लेकर ही चालू होगा, बोलिए तो। एक दो दोस्त हैं, एक दोस्त खुद का पैसे से बिजनेस चालू किया, और एक दोस्त बैंक से लोन लेकर बिजनेस चालू किया।
लेकिन जिस दोस्त ने खुद के पैसे से बिजनेस चालू किया, उसके यही वाले खर्चे आएंगे, इंटरेस्ट वाले खर्चे तो नहीं आएंगे। हर एक बिजनेस जो रही है क्या लोन पे ही होगा? आप एक्स्ट्रा लोन लेकर के बिजनेस को एक्सपेंड करो वो अलग बात है, लेकिन अगर मैं एक ऑपरेशन की बात करूं तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो आपकी फैक्ट्री वाला खर्चे, जो मैन्युफैक्चरिंग वाले खर्चे हैं, जो आपके ऑफिस और एडमिन वाले खर्चे और आपके जो सेलिंग वाले खर्चे, यही 3 खर्चे मिलकर के ऑपरेशन का पार्ट बनाते हैं। कभी भी इंटरेस्ट वाला जो खर्चा होता है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन लोन, वो आपके ऑपरेशन का पार्ट नहीं होता है। अरे कुछ तो जा रहा है दिमाग में, क्या समझा रहा हूं? इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जरूरी नहीं है वो किसके पार्ट हो, ऑपरेशन के पार्ट हो, ऑपरेटिंग के पार्ट हो। ठीक है, यहां तक समझा? ओके। जब मैं इनकम स्टेटमेंट पूरा क्लियर कर दूंगा ना, ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा, इवन ये वाला भी चीज क्लियर हो जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या आया? ग्रॉस प्रॉफिट, माइनस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस क्या आया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब इसमें से क्या माइनस करोगे? बोलो, इसमें से क्या माइनस करोगे? क्या मैसेज आ रहा है? चलिए इसे माइनस करो। नॉन ऑपरेटिंग, तो नॉन ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या लॉसेस। ठीक है, जैसे आपने इंटरेस्ट इंटरेस्ट वगैरह पे किया, वो आपके क्या है? नॉन ऑपरेटिंग है। प्लस कंपनी जो भी प्रॉफिट कमा रही है वो कहीं इन्वेस्ट भी तो कर सकती है। अरे एक बिजनेस है, उसने पैसा कमाया, जरूरी है क्या सारा का सारा पैसा घर लेके जाएगा? वो भी तो एफडी करवा सकता है, वो भी तो कहीं म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में पैसा लगा सकता है, तो उधर से भी तो पैसा आ सकता है। इसको अपने क्या बोलते हैं? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ऐड कर दो नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, इन सबको ऐड करने के बाद आपको मिलेगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। अब इसमें से क्या माइनस करोगे? इंटरेस्ट। टैक्स के पहले हमेशा इंटरेस्ट माइनस करोगे, क्योंकि खर्चा है ना, इंटरेस्ट क्या है? खर्चा है। तो अगर आप खर्चा पहले माइनस कर दोगे तो इनकम कम हो जाएगी, इनकम कम होने से टैक्स भी कम लगेगा। तो आप इंटरेस्ट पहले माइनस करोगे तो क्या आएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसमें से क्या माइनस करोगे? टैक्स। क्या हो जाएगा? हाँ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या बोलेंगे? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है। अब अगर इसमें से हम लोग प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस कर देंगे, याद है ना प्रेफरेंस डिविडेंड। अब अगर हम लोग प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस कर देंगे, क्या मिल जाएगा? हाँ, हाँ प्रॉफिट आ जाएगा तुम्हारा, प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, यही ना? प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, जिसको ऑफिस बोलते थे लिवरेज में, प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अच्छा, जो इक्विटी शेयर होल्डर है क्या सारा का सारा प्रॉफिट लेके जाएंगे? अरे बोलो ना, क्या इक्विटी शेयर होल्डर सारा का सारा प्रॉफिट लेके जाएंगे? कुछ लेकर जाएंगे और कुछ कंपनी भी अपने पास रख लेती है फर्दर एक्सपेंशन के लिए। एफएम में एक चैप्टर अपने पढ़े थे ना, डिविडेंड डिसीजन पढ़े थे ना, तो उसमें आपको मैंने बताया था कि डिविडेंड देने से क्या प्रॉफिट और क्या नुकसान है, और डिविडेंड ना देने से क्या प्रॉफिट और क्या नुकसान है, पढ़ाया था सब कुछ। यही सेम चीज़ है कि जो भी प्रॉफिट आया है शेयर होल्डर के लिए, वो सारा का सारा तो डिस्ट्रीब्यूट होगा नहीं, थोड़ा बहुत डिस्ट्रीब्यूट होगा, थोड़ा बहुत कंपनी अपने पास रख लेगी। तो जो डिस्ट्रीब्यूट हो गया उसको बोलेंगे इक्विटी डिविडेंड, जो डिस्ट्रीब्यूट हो गया उसको अपने क्या बोलेंगे? इक्विटी डिविडेंड। और जो बच जाएगा उसको अपने क्या बोलेंगे? रिटेन्ड अर्निंग। कि आपने अपने प्रॉफिट को रिटेन्ड कर लिया, रिटेन मतलब अपने पास रख लिया, रिटेन्ड अर्निंग, या इसी को हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट इन बैलेंस शीट। अरे जो प्रॉफिट आप बैलेंस शीट में दिखाते हो इसी को अपने क्या बोलते हैं? प्रॉफिट इन बैलेंस शीट, रिटेन्ड अर्निंग या प्रॉफिट इन बैलेंस शीट। बस इतना ही है सर। नेट सेल ही क्यों? एक बार और भैया, नेट सेल ही क्यों? नेट सेल का मतलब क्या हो गया? वही मैंने बोला एग्जांपल दिया ना नीरज, कि अगर आप लेट से 2 लाख रुपया का सेल किया और 50,000 का सामान खराब था, तो कस्टमर तो वापस करेगा, तो आपका जो एक्चुअल सेल हुआ
2 लाख माइनस 50,000 इक्वल टू 1,50,000, वही आपका नेट सेल हुआ। ठीक है, तो आपको एवरी टाइम नेट सेल होगा। पहले इनकम स्टेटमेंट रिवाइज करिए, तो इनकम एक्सपेंडिचर को रिवाइज कीजिए, ये इनकम स्टेटमेंट को रिवाइज करिए, माथे में डालिए। कुछ भी डाउट होता है पूछिए मेरे से, ये लेस क्यों हुआ, ये माइनस क्यों हुआ, ऐड क्यों हुआ, सब पूछो। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 2 मिनट। पहले 2 मिनट पढ़ ले भाई, फिर क्वेश्चन करना। पहले 2 मिनट पढ़ ले बाबू, फिर क्वेश्चन करना। ये हो गया? क्या पूछना बताओ, क्या पूछना? लाइव स्टूडेंट कुछ पूछना है, फटाफट पूछो। क्या क्या? बहुत तेज। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बेसिकली क्या हो गए ना, ऐसे खर्चे जो नहीं है। जैसे कंपनी के ऊपर केस हो गया, सुनो ना, कंपनी के ऊपर केस हो गया, अब कंपनी उस केस को डील कर रही है, तो खर्चा तो होगा ही। सपोज कंपनी केस हार गई तो उसको पेनल्टी पे करना पड़ेगा। तो कोई भी बिजनेस पेनल्टी पे करने के लिए बिजनेस करता है क्या? फिर भी खर्चा है, तो कौन सा खर्चा है? मतलब ऐसा खर्चा है जो बिजनेस से डील नहीं कर रहा, जो आपके ऑपरेशन से डील नहीं कर रहा है। तुम लोगों को पढ़ाया था ना इम्पेयरमेंट लॉस, इम्पेयरमेंट लॉस बोल के पढ़ाया था FRFSA में। वो क्या ऑपरेटिंग खर्चा है? नहीं ना, वो कौन से खर्चे हैं? नॉन ऑपरेटिंग खर्चे। सिंपल डेफिनेशन हो गया, ऐसा खर्चा जो बिजनेस के ऑपरेशन में नहीं है फिर भी वो खर्चा है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होगी? ऐसी इनकम जो बिजनेस के ऑपरेशन से नहीं आ रही है फिर भी वो बिजनेस पैसा कमा रहा है। जैसे एग्जांपल, मैं कैश फ्लो जब चैप्टर तुम लोगों को पढ़ाया था तो मैंने हमेशा अपना सेंटर का एग्जांपल दिया था। मैं अगर स्टूडेंट से फीस ले रहा हूँ, वो मेरी कौन सी इनकम होगी? ऑपरेटिंग वाली इनकम होगी, क्योंकि वो मेरा ऑपरेशन से आ रहा है, मेरा प्रोडक्शन से आ रहा है। लेकिन आपके फीस का कुछ पोर्शन मैंने FD करवा दिया, उधर से जो मुझे इंटरेस्ट आ रहा है, क्या मेरा वो ऑपरेट FD कराना क्या मेरा बिजनेस है? मैं बैंक थोड़ू, FD कराना कोई मेरा बिजनेस नहीं है। फिर भी मैंने आपसे जो पैसा कमाया उसमें थोड़ा बहुत FD कर दिया, उधर से भी इंटरेस्ट कमा रहा हूँ। आपके पैसे से मैंने थोड़ा बहुत म्यूचुअल फंड करवा दिया, तो उसमें भी पैसा मेरे को आ रहा है। बट म्यूचुअल फंड करना, FD करना वो मेरा बिजनेस नहीं है, फिर भी मुझे इनकम आ रही है, तो कौन सी इनकम कहलाएगी? नॉन ऑपरेटिंग। आते हैं यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ मिलेगा आपको? ग्रॉस प्रॉफिट आपको कहाँ मिलेगा? सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, क्या आ गया? ग्रॉस प्रॉफिट। तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया। आपको नेट प्रॉफिट कहाँ मिलेगा? देखिए नेट प्रॉफिट आपको यहाँ पे मिलेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये हो गया आपका नेट प्रॉफिट वाला पोर्शन। ठीक है, फिर आपको बोला ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या बोलता है? टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस,
इसमें 3 पोर्शन आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ऑफिस एंड सेलिंग। फिर आपको बोलेगा यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालोगे, देखो सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस ग्रॉस आया ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑफिस एंड सेलिंग, आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो अगर आप इनकम स्टेटमेंट बनाते हो तो आपको देखिए सारे की सारी इंफॉर्मेशन मिल जा रही है। बोलो ना, अगर आप इनकम स्टेटमेंट बनाते हो आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट लिखते हैं, यहां पे देखो सीएमए बोला था, बोला प्रेफरेंस डिविडेंड दिया रहेगा, ऐसे दिया रहेगा 12% प्रेफरेंस, मान लेते हैं 10 लाख, तो 10 लाख का 12% कर देना, आ जाएगा प्रेफरेंस डिविडेंड 1,20,000। हाँ बोलिए। लाइव स्टूडेंट एक मिनट रुकिएगा तो, ओके। अब आप ये वाला पढ़ते हैं, आरओआई। ऐसे तो सिलेबस में बहुत कम पूछता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो बहुत कम पूछता है। ईपीएस तो जानते हो ना तुम लोग, फटाफट ईपीएस लिखो तो। ईपीएस क्या होता है, अर्निंग, देखो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, ईएसएच, डिवाइडेड बाई, हाँ बोलिए। थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा देखिएगा ऑलमोस्ट वही है, बट यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा हाँ, जैसे वहाँ पे ईबीआईटी वगैरह आप लोग पढ़े थे, यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, पर मतलब वही है। हाँ थोड़ा सा। ओके। अब आपको आरओआई पढ़ाने से पहले, अच्छा ईपीएस में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, अर्निंग अभी तो बार बार पढ़ा चुका हूँ, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, ठीक है। मतलब ये वाला दोबारा ज्वाइन करो एक बार, ये वाला प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, कोई इसी को हम लोग बोलते हैं अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, ठीक है। रेशियो है ना, तो इनटू क्या कर देना है, अरे बोलो ना, इनटू क्या कर देना 100, तो ईपीएस का परसेंटेज निकल जाएगा। मैं तुम लोग से कुछ पूछ रहा हूँ, थोड़ा बताना मेरे को, लिखना मत, बस जस्ट पूछ रहा हूँ, और मैं बता रहा हूँ तुम लोग आता नहीं है, फिर भी पूछ रहा हूँ। एक होता है इक्विटी, एक होता है इक्विटी फंड, ठीक है। एक होता है इक्विटी, एक होता है इक्विटी फंड, और एक होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। कुछ आइडिया है इसके बारे में? अच्छा, किसको लग रहा है कि सर इक्विटी और इक्विटी में बस ये फंड का प्रॉब्लम है सर, बोथ आर सेम, ये फंड थोड़ा सा डिफिकल्ट आ गया, ऐसा किसी को कुछ चल रहा है लॉजिकल माइंड? बोलिए तो, इक्विटी और इक्विटी फंड, हाँ जी बोलिए। भाई 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 माफ कर दे मेरे को राहुल खतरनाक जवाब दिया है। हाँ बोल हर्ष। अच्छा ठीक है, हम जवाब देगा। हम कौन है, कौन है? अमिताभ बच्चन है। चलो हम, हे भगवान, तुम लोग बहुत खतरनाक है। लिखो तो लिखो इक्विटी शेयर कैपिटल,
इक्विटी शेयर कैपिटल लिखो तो, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है, इक्विटी शेयर प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिटियस लॉस या फिक्टिटियस एसेट बोल दो ना, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिटियस एसेट, ठीक है ना, प्लस प्लस प्रिफरेंस शेयर होल्डर प्लस प्रेफरेंस शेयर होल्डर मत लिखो, प्रेफरेंस शेयर लिख दो, प्रेफरेंस शेयर लिख दो, प्रेफरेंस शेयर प्लस डिबेंचर प्लस डिबेंचर प्लस लॉन्ग टर्म जो लोन्स वगैरह होते हैं ना, लॉन्ग टर्म लोन, जो लॉन्ग टर्म बैंक लोन होते हैं ना वो सब। देखिए अगर मैं बोलता हूं जस्ट इक्विटी, इसका मतलब होता है इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिटियस एसेट, मतलब सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर की बात हो रही है। इक्विटी का मतलब किसकी बात हो रही है? इक्विटी शेयर होल्डर की बात हो रही है। अगर मैं इक्विटी शेयर होल्डर वाले पैसे में प्रेफरेंस शेयर को ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगा इक्विटी फंड। शेयर होल्डर फंड निकालते थे ना अपने, अरे फाइनल अकाउंट में शेयर होल्डर फंड पड़ा था, शेयर होल्डर फंड का दूसरा नाम क्या है? इक्विटी फंड। शेयर होल्डर फंड का दूसरा नाम क्या है? इक्विटी फंड। और जैसे ही आपने प्रेफरेंस शेयर के साथ साथ डिबेंचर और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज वगैरह ऐड कर दिया तो आपको मिल जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। कुछ नया सीखा है क्या? ऐसे क्यों देख रहे थे? बोलो तो इक्विटी का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, जिसको अपने पीएल करते, और अगर कोई लॉस वगैरह होता था वो माइनस करते थे। अगर कोई एनी फिक्टिटियस लॉस हो गया, कुछ भी लॉस हो गया, वो माइनस करेंगे। ये आपका हो गया इक्विटी। ये क्या हो गया? इक्विटी। लेकिन अगर आपको इक्विटी फंड या शेयर होल्डर फंड निकालना है तो आपको इक्विटी में क्या ऐड करना पड़ेगा? शेयर कैपिटल। तो आपको निकल जाएगा इक्विटी फंड या शेयर होल्डर फंड। अगर आपको बोला कैपिटल एम्प्लॉयड तो इस सब को ऐड कर दोगे, हो जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब बिजनेस में टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है? बिजनेस में टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है। आप जब शेयर इशू करते हो, आप जब शेयर इशू करते हो बदले में क्या मिलता है? पैसा मिलता है। वो क्या करते हो? बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो। आपका जो भी रिजर्व एंड सरप्लस है वो भी तो कहीं ना कहीं आप इन्वेस्ट ही करते हो बिजनेस में। अरे रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब क्या हो गया? प्रॉफिट का एक हिस्सा जो आपने रिजर्व करके रखा है एज पर द, और मैंने बहुत पहले तुम लोगों को सेम 5 में पढ़ाया था कि जो भी रिजर्व एंड सरप्लस होता है वो किसी ना किसी एसेट के फॉर्म में होता है, क्योंकि कंपनी कभी भी रिजर्व एंड सरप्लस को पैसे के फॉर्म में नहीं रखेगा, क्योंकि पैसे का फॉर्म में रखने का मतलब इन्फ्लेशन बढ़ते रहेगा और पैसे का वैल्यू कम होते चला जाएगा। इसलिए हर एक कंपनी रिजर्व एंड सरप्लस को हमेशा किसी प्लांट एंड मशीनरी या किसी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में रखेगा। तो जो आपके रिजर्व एंड सरप्लस होते हैं वो भी इन्वेस्टेड ही होते हैं। तो रिजर्व एंड सरप्लस भी किसका पार्ट है? टोटल इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। अगर कोई लॉस हो तो माइनस कर दिया आपने। जो प्रेफरेंस शेयर है, आपने अगर प्रेफरेंस शेयर इशू किया बदले में क्या मिलेगा? पैसा। वो भी पैसा कहाँ इशू करोगे? इन्वेस्टमेंट इशू करोगे। आपने डिबेंचर इशू किया बदले में क्या मिलेगा? पैसा। वो भी कहाँ लगाओगे? टोटल इन्वेस्टमेंट लगाओगे। टोटल इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस। यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट किसकी बात कर रहा है? बिजनेस में बात कर रहा है। और जो आप बैंक से लोन लेकर आओगे क्या करोगे? मोमो खाओगे बैठ करके? नहीं ना। कहाँ करोगे? इन्वेस्ट, पाव भाजी खाएगा। अच्छा, तो बिजनेस में क्या करोगे? इन्वेस्टमेंट करोगे। इसीलिए तो बोला जाता है कि जो लायबिलिटी और जो एसेट है वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जो अगर मैं बोलता हूँ कि मेरा रिजर्व एंड सरप्लस है 1 लाख रुपया, और मैं बोलता हूँ कि मेरा प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख रुपया है और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब जो भी प्लांट एंड मशीनरी खरीदा गया किसके पैसे से खरीदा गया है? रिजर्व एंड सरप्लस के पैसे से खरीदा गया। एसेट इक्वल टू क्या हो रहा है? लायबिलिटी। समझ रहे हो? तो इक्विटी का मतलब, बोले, इक्विटी का मतलब जो इक्विटी शेयर होल्डर है बस उनका पोर्शन। इक्विटी का मतलब इक्विटी शेयर होल्डर की बात हो रही है।
इक्विटी शेयर होल्डर। तो इक्विटी शेयर होल्डर का क्या क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल है, और कंपनी का जो भी रिजर्व एंड सरप्लस है वो भी किसका है, इक्विटी शेयर होल्डर का। और अगर कुछ लॉस है तो माइनस कर देना। तो इक्विटी का मतलब ये तीन चीज। अगर मैं बोलूंगा इक्विटी फंड, मतलब शेयर फंड की, शेयर होल्डर फंड की बात हो रही है। और जब बात होती है शेयर होल्डर तो उसमें दो लोग आते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर भी आता है और प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी आता है। तो उसमें फिर ऐड कर देना प्रेफरेंस शेयर। और अगर मैं बोलूँ कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब बिजनेस में टोटल कितना कैपिटल एम्प्लॉय है, कितना कैपिटल लगा है, इन्वेस्टेड है बिजनेस में, तो इन सबको ऐड कर देना, मिल जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। ऐसे तुम लोग लिखेगा इक्विटी इक्वल टू, पर इक्विटी फंड इक्वल टू, ऐसे लिखेगा। चलो लिखो तो, इक्विटी इक्वल टू, हाँ लिखो लिखो, इक्विटी इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी इक्वल टू लिखो ना, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, इक्विटी इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस माइनस फिक्टिटियस एसेट या लॉस। ठीक है, अरे यही तीन चीज लिखना था बाबा। नेक्स्ट लिखो पॉइंट नंबर 2, इक्विटी फंड स्लैश शेयर होल्डर फंड, इक्विटी फंड स्लैश शेयर होल्डर फंड, इक्विटी फंड स्लैश शेयर होल्डर फंड। हेलो, क्लास में और ठीक है, कंफ्यूज हो रहा है थोड़ा सा, 2 मिनट रुको तो, लिखो तो कैपिटल इंप्लॉयड लिखो तो, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। इक्विटी और इक्विटी फंड में मैं कंफ्यूज हो गया। लिखो तो कैपिटल इंप्लॉयड लिखो तो, कैपिटल इंप्लॉयड इक्वल टू, ये पूरा लिख दो, कैपिटल इंप्लॉयड पूरा लिख दो। रुको रुको, कैपिटल सब लिख दिया कैपिटल एम्प्लॉयड में। इक्विटी, एक काम करना, तुम लोग पहले क्या लिखा था, इक्विटी लिखा था ना, एक्चुअल में वहां पे एक पहला नंबर पे लिखना इक्विटी, लिखा था ना इक्विटी, सामने फंड लिखो तो इक्विटी फंड, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था। लिखो तो इक्विटी फंड, फिर लिखो इक्विटी, इक्विटी लिखने का मतलब ये आ गया, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस ये प्लस ये। लिखो तो फॉर्मूला इक्विटी का, हाँ उल्टा बोल दिया था शायद मैंने, लिखो तो इक्विटी का ये होगा तुम्हारा, जो जो मैंने, इक्विटी का ये होगा, ये और ये होगा, ये इक्विटी का होगा। हाँ शायद गड़बड़ हो गया था। इक्विटी फंड में ये तीन आएगा, ठीक है, नंबर 1। और इक्विटी में क्या आएगा, ये तीनों के साथ साथ ये वाला ऐड कर देना, प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, शायद ऊपर नीचे कर दिया था ना मैंने, उल्टा बोल दिया था शायद, उल्टा बोल दिया था ना मैंने। ठीक, हम्म। तो इक्विटी फंड, हाँ इक्विटी फंड बोलेगा, सुनो ना, अगर इक्विटी फंड बोलेगा तो आपका इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस फिक्टिटियस एसेट। ठीक है, जस्ट इक्विटी बोला, जस्ट इक्विटी बोला तो आप इस केस में प्रेफरेंस शेयर को भी क्या कर देना, ऐड कर देना। और अगर आपको कैपिटल इंप्लॉयड बोलेगा तो सब ऐड कर देना, हो गया कैपिटल इंप्लॉयड। ठीक है, कभी कभी अब थोड़ा एक्स्ट्रा देख लो, कभी कभी आपको एक ऐसा सम्स आ जाएगा जहां पर बैलेंस शीट तो रहेगा पर एसेट नहीं रहेगा। हेलो, कभी कभी आपको ऐसे सम्स आ जाएंगे ना, ऐसे सम्स आ जाएंगे जहां पर आपका पूरा लायबिलिटी दिया हुआ है, पूरा लायबिलिटी दिया हुआ है, पर कहीं पर भी एसेट का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। और पहला पता क्या बोलेगा,
पहला बोलेगा एसेट टर्नओवर निकालने के लिए, पहला क्वेश्चन ही रहेगा। मतलब एसेट टर्नओवर रेशियो बोला निकालने के लिए, और एसेट है ही नहीं, और पूरा लायबिलिटी का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो बस एक, इस केस में बस एक काम करना, जो भी तुम्हारा कैपिटल इंप्लॉयड आएगा उसमें बस करंट लायबिलिटी को ऐड कर देना, आ जाएगा वही एसेट के बराबर। लायबिलिटी इक्वल टू एसेट होता है कि नहीं एसेट होता है, तो अगर हम सारे लायबिलिटी को ऐड कर देंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा, एसेट के बराबर आ जाएगा। तो जो तुम्हारा कैपिटल इंप्लॉयड आएगा उसमें जस्ट क्या देखो, अभी तक हमने इस कैपिटल इंप्लॉयड में करंट लायबिलिटी को छोड़ा था, यही ना। तो जो आपका कैपिटल इंप्लॉयड आएगा इसमें बस एक एक्स्ट्रा वर्ड ऐड कर देना, करंट लायबिलिटी। ये आएगा आपका टोटल लायबिलिटी, और यही टोटल लायबिलिटी किसके बराबर है, टोटल एसेट के बराबर है। जो बैलेंस शीट बोलते हो ना, बैलेंस शीट मैच हो गया, लायबिलिटी इक्वल टू एसेट ही तो होता है। तो लिख लो यहाँ पे नोट बोल करके, नोट बोल के लिख लो, इफ क्वेश्चंस आस्क, if question ask regarding the total asset, if question ask regarding the total asset, if question ask regarding the total asset, but total asset but no any information regarding the asset are given in the question, but no any information, no any information regarding the asset, but no any information regarding the asset are given in the question, are given in the question, but no information regarding the asset are given in the question, comma in that case, comma in that case total asset will be, in that case total asset will be, total asset will be capital employed plus current liability, capital employed plus current liability। हाँ रिपीट, क्या कहाँ तक लिखा है, नो एनी इंफॉर्मेशन, मैं को लिख दे रहा हूँ, इफ द क्वेश्चन आस्क रिगार्डिंग द टोटल एसेट बट नो एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एसेट गिवन इन द क्वेश्चन, in that case total asset will be capital employed plus current liability। अब एक फॉर्मूला हमारा यहाँ पे रह गया था, हाँ भाई बोलो बोलो। हाँ टोटल लायबिलिटी प्लस, जो टोटल लायबिलिटी वही है कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लायबिलिटी। हाँ रेट ऑफ रिटर्न, इसका फुल फॉर्म लिखो तो, रिटर्न ऑन, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लिखो ना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसका फॉर्मूला क्या होगा लिखो, इसका फॉर्मूला लिखो, प्रॉफिट बिफोर, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कॉमा टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइडेड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। अब ये कैसे फॉर्मूला बना सीखो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कॉमा टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइडेड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड। देखो इन्वेस्टमेंट का लिंकअप किसके साथ है, बोलो ना, इन्वेस्टमेंट का लिंकअप किसके साथ है, जैसे प्रॉफिट का लिंक किसके साथ था, नेट सेल के साथ था, वैसे ही रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का लिंक किसके साथ है, कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ है। ठीक है, अब ध्यान सुनना, आ जाओ यहाँ पे, ये आपका सेल है,
सेल में से सारे के सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दिया, क्या मिल गया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब उसमें से नॉन ऑपरेटिंग खर्चे माइनस कर दिए, लाइक पेनाल्टी ये सब माइनस कर दिए, प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम ये ऐड कर दिया, तो क्या मिल गया? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड मिला ना। अरे डिविडेंड भी तो रहेगा ना, एंड डिविडेंड। यहाँ पे किस चीज का डिमांड किया था? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, मतलब इसकी बात हो रही थी। तो अगर आप इनकम स्टेटमेंट बना लेते हो तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का कोई भी फॉर्मूला आ गया इस इनकम स्टेटमेंट से निकल जाएगा, ठीक है ना। अब आप बोलोगे सर ये वाला फॉर्मूला बना कैसे? देखो यहां तक देखना, ये सेल है, सेल में से हमने ऑपरेटिंग वाले खर्चे माइनस कर दिए ना, तो क्या मिला? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिर उसमें से क्या माइनस कर दिए? नॉन ऑपरेटिंग, प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड कर दी है, तो अपने को क्या मिल गया? प्रॉफिट। ये प्रॉफिट। अब जो प्रॉफिट आपने कमाया है, ये जो प्रॉफिट आपने कमाया इसी में से आप लोन का पैसा भरोगे, जो प्रॉफिट आपने कमाया इसी में से आप किसको दोगे? टैक्स दोगे, जो प्रॉफिट आपने कमाया इसमें से क्या दोगे? डिविडेंड दोगे। तो मतलब यहां पे बोल रहा है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट के बदले यही तो रिटर्न आया आपका। अब जो रिटर्न आया है, अब इसमें से आप इंटरेस्ट पे करो, इसमें से आप डिविडेंड पे करो, इसमें से आप टैक्स दो। अरे भाई आप पैसा कमाओगे, उसी में से तो आप जिससे लोन लिए थे, फॉर एग्जांपल मैंने अर्निंग किया, अब अगर मेरा बैंक से लोन चल रहा है तो मैं क्या करूंगा? मैं फॉर एग्जांपल 20% लोन, फॉर एग्जांपल मैंने 20 लाख रुपए का लोन लिया, ठीक है, अब बिजनेस में लगाया, बिजनेस में लगा करके मेरे को प्रॉफिट मिलता है फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपया। अब ये जो 2 लाख रुपया प्रॉफिट मिला, इसी में से मैं बैंक वाला का इंटरेस्ट चुकाऊंगा जो मेरा ईएमआई चल रहा है, इसी में से मैं क्या करूंगा? गवर्नमेंट को टैक्स दूंगा, इसी में से मैं क्या करूंगा? अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करूंगा, ठीक है ना। तो एक्चुअल में ये जो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, एक्चुअल में इसी को अपने बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो अब आ जाएगा यहाँ पे देखो फॉर्मूला, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर्मूला क्या हो गया कि जो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट है उसके बदले आपका प्रॉफिट कितना आया। पढ़े थे ना ARR, अरे कैपिटल बस्टिंग में, एनुअल रेट ऑफ रिटर्न, वहां भी तो यही बात हो रहा था, भैया हम कितना पैसा लगाएंगे और मुझे प्रॉफिट कितना मिलेगा। सेम चीज तो यहाँ पे हो गया कि जो आपका इन्वेस्टमेंट है, इस इन्वेस्टमेंट के बदले आपको प्रॉफिट कितना मिलेगा। ये जो इन्वेस्टमेंट है, इस इन्वेस्टमेंट बदले प्रॉफिट कितना मिलेगा। तो ये जो प्रॉफिट आया, कौन सा प्रॉफिट? आप इन्वेस्टमेंट बदले किस प्रॉफिट का इंतजार कर रहे हो? ये वाला प्रॉफिट, क्या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स? बोलो तो इन्वेस्टमेंट बदले किस प्रॉफिट का डिमांड करोगे? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट बिफोर टैक्स? बोलो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और टैक्स के पहले हमेशा क्या माइनस करते हैं? इंटरेस्ट। तो आपको उस प्रॉफिट का चाहिए जिसमें से आपने इंटरेस्ट भी माइनस नहीं किया है, क्योंकि जो मैं कमाऊंगा उसी में से मैं बैंक को इंटरेस्ट दूंगा, उसमें से ही मैं क्या दूंगा? टैक्स वगैरह दूंगा। समझ पा रहे हो मेरी बात? ओके। तो अगर रिटर्न और इन्वेस्टमेंट आ गया, फॉर्मूला क्या होगा? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। ये हो गया प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का पूरा फॉर्मूला कंप्लीट। नेक्स्ट हेडिंग डालो। क्या हुआ? कुछ हुआ? कुछ हुआ है? कहाँ जा रहा है? देखो सॉल्वेंसी रेशियो, नया हेडिंग रहेगा सॉल्वेंसी। हाँ, खत्म हो जाएगा। सॉल्वेंसी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो क्यों निकालते हैं? टू चेक द सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी मतलब कंपनी सॉल्वेंट है या इनसॉल्वेंट है, सॉल्वेंसी रेशियो से पता चल जाता है। जैसे एक कंपनी है, एक कंपनी अपने डेट को चुका पाएगी नहीं चुका पाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी ने बहुत सारा लोन लेके रखा है, तो सॉल्वेंसी रेशियो ये बताता है कि कंपनी प्रेजेंट टाइम में या फ्यूचर टाइम पे ये सारा का सारा लोन चुका पाएगी या नहीं चुका पाएगी। किससे पता चलता है? सॉल्वेंसी रेशियो से पता चलता है, ठीक है। ई होगा, ई होगा। चलो नेक्स्ट लिखो, पहला पॉइंट लिखो, इसका नंबर 1 लिखो। क्या है? डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो
फॉर्मूला बाद में लिखेंगे, पहले सारा हेडिंग डालो, डेट इक्विटी रेशियो, फिर लिखो टोटल एसेट टू डेट रेशियो। तीसरा प्रोप्राइटरी रेशियो। फोर्थ लिखो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। फिफ्थ लिखो डेट सर्विस रेशियो। कैपिटल गियरिंग रेशियो। इसमें एक पहला क्या फॉर्मूला बोला है, देखो पहला क्या बोला है आपको, डेट इक्विटी रेशियो। तो पहले क्या दिख रहा है, डेट, डेट लिख दो, बाद में क्या दिख रहा है, डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी, इनटू 100 कर देना, रेशियो है तो ठीक है। नेक्स्ट लिखो टोटल एसेट डेट रेशियो, कर सकते हो परसेंट में। पहले क्या दिख रहा है, दिख रहा है टोटल एसेट तुम लोग को, नहीं दिख रहा है। उसके बाद क्या दिख रहा है, डेट। अब तुम लोग बताना इसका दो में तो बहुत खुश हो गया था। अब ये बताना प्रोप्राइटरी रेशियो, बताना प्रोप्राइटरी रेशियो बताना। हाँ, प्रोप्राइटरी रेशियो देखो, प्रोप्राइटरी रेशियो मतलब एक प्रोप्राइटर बिजनेस में क्या क्या लेकर आता है, दैट इज कॉल्ड प्रोप्राइटर फंड। ठीक है, तो प्रोप्राइटर फंड का मतलब क्या हो गया, एक प्रोप्राइटर कैपिटल लेकर आता है, वो जो कैपिटल लगाता है कुछ सालों के बाद कुछ सालों के बाद उसको उसमें से प्रॉफिट मिलता है, और उसी प्रॉफिट से वो थोड़ा बहुत रिजर्व करता है। तो प्रोप्राइटर फंड का मतलब यहाँ पे हो गया उसका कैपिटल प्लस उसका रिजर्व। अगर कोई लॉस है तो क्या कर देंगे, माइनस। तो जैसे अपने इक्विटी शेयर होल्डर लिखते हैं ना, इक्विटी शेयर होल्डर फंड लिखते हैं, ऐसे यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रोप्राइटर फंड। ठीक है, जो भी वो कैपिटल लेकर आता है, सुनो ना, जो भी वो कैपिटल लेकर आता है वो क्या करता है बिजनेस में, बिजनेस में क्या करता है, इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्ट का मतलब क्या, एसेट वगैरह परचेज करता है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रोप्राइटर फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। क्योंकि जो भी कैपिटल लेकर आएगा, अगर आज मैं बोलूँ कि मेरा कैपिटल क्या है, जो भी मेरा इन्वेस्टमेंट वही मेरा क्या है, कैपिटल है, और इन्वेस्टमेंट से मुझे क्या मिला, एसेट मिला। तो फॉर्मूला क्या हो गया, प्रोप्राइटर फंड लिखो ना, प्रोप्राइटर फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। ठीक है, प्रोप्राइटर फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। जैसे इक्विटी शेयर होल्डर फंड होता है ना, वैसे ही प्रोप्राइटर फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ, ये कर सकते हो तुम लोग। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, मैं दिमाग का बात किया, सब चेक करो दिमाग है या नहीं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बोलो ना, एक बार इनकम स्टेटमेंट चेक करो तुम लोग, इनकम स्टेटमेंट चेक करो, कहीं पर भी लिखा था क्या, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड लिखा था क्या, है ना, ये लिखा था ना। तो वो वाला प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल डेट लिखो, तो प्रॉफिट बिफोर, समझा दे रहा हूं कैसे बनेगा ये, प्रॉफिट बिफोर टैक्स इंटरेस्ट एंड डिविडेंड डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन या डिबेंचर।
सुनो, लिख लिया ये फॉर्मूला बना कैसे, ये देखो। आप ये इंटरेस्ट इंटरेस्ट किस पर पे करते हो? अरे बोलो ना, इंटरेस्ट किस पर पे करते हो? डेटर लिख दिया मैंने, डिबेंचर होगा ना। अरे बोलो ना, ये इंटरेस्ट किस पर पे करते हो? लोन और डिबेंचर पे। तो ये जो इंटरेस्ट आप पे करते हैं लोन एंड डिबेंचर से, इंटरेस्ट कहाँ से पे करते हो? अरे बोलो ना, इंटरेस्ट कहाँ से पे करते हो? प्रॉफिट से। अभी समझाया था ना, मैं बिजनेस करूंगा, बिजनेस से जो भी प्रॉफिट आएगा, अरे मैं बिजनेस करूंगा, उस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट आएगा, उस प्रॉफिट से मैं क्या पे करूंगा? इंटरेस्ट पे करूँ। तो एक्चुअल में ये जो इंटरेस्ट क्या नाम क्या है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कब कवर होगा? आपका इंटरेस्ट कब कवर होगा? जब आप क्या कमाओगे? क्या कमाओगे? प्रॉफिट। तभी तो आप इंटरेस्ट कवर कर पाओगे, अदरवाइज आप इंटरेस्ट कैसे कवर पाओगे? देखो एक बार इनकम स्टेटमेंट देखो, आपने ये प्रॉफिट कमाया तभी तो आपने इंटरेस्ट को पे किया। अगर आप ये प्रॉफिट नहीं कमाते तो क्या आप इंटरेस्ट पे कर पाते? नहीं पे कर पाते। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो वर्ड था इंटरेस्ट कवरेज। इंटरेस्ट कवर कब होगा? जब आप प्रॉफिट कमाओगे। तो फॉर्मूला क्या बन जाता है यहाँ पे? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, क्योंकि प्रॉफिट कमाओगे तभी तो। कौन सा प्रॉफिट? इंटरेस्ट के बाद वाला, इंटरेस्ट के पहले वाला? पहले वाला, तभी तो आप इंटरेस्ट पे करोगे। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, बिफोर टैक्स, बिफोर डिविडेंड, वो वाला प्रॉफिट की बात हो रही है। डिवाइडेड बाई, आप ये इंटरेस्ट किस पर देते हो? लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज, मतलब बैंक वगैरह लोन पे देते हो या डिबेंचर देते हो, तो डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन एंड डिबेंचर। तो अगर याद करना है तो जब भी अगर आपसे बोले इंटरेस्ट कवरेज, बिल्कुल कॉपी मत चेक करना, लॉजिकली सोचो, इंटरेस्ट कवरेज। इंटरेस्ट कवर कब होगा? जब हम क्या कमाएंगे? प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? इंटरेस्ट पे करने के पहले वाला। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई, ये इंटरेस्ट किस पर चार्ज होता है? लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, तो इंटरेस्ट ऑन लोन या इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। क्लियर हो गया? तो फॉर्मूला क्या बन गया? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज। याद हो गया ना? कैपिटल गियरिंग रेशियो, अच्छा सॉरी सॉरी, डेट सर्विस रेशियो। अब देखो डेट सर्विस रेशियो, इसको भी लॉजिकली समझते हैं। डेट के रिगार्डिंग आपकी कुछ सर्विस है। हाँ, डेट के रिगार्डिंग आपकी सर्विस क्या है? कि भाई अगर मैं ये जो लोन है, लोन के रिगार्डिंग मेरा दो सर्विस है। पहला, टाइम पे क्या पे करेंगे? इंटरेस्ट, और साथ ही साथ क्या पे करेंगे? प्रिंसिपल। कौन पे करेगा? पड़ोसी? अरे प्रिंसिपल कौन पे करेगा? खुद तो पे करना पड़ेगा। तो डेट के रिगार्डिंग आपका दो सर्विस है। पहला सर्विस है भैया टाइम पे क्या पे करना है? इंटरेस्ट, और साथ ही साथ क्या पे करना है? प्रिंसिपल पे करना है। ठीक है? तो यहाँ पे बोला डेट सर्विस रेशियो, तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए फॉर्मूला? एसी क्या बोल रहे? पहली बार सुना 24, शॉक्ड हो रहा है। बोले क्या फॉर्मूला है? चलिए फॉर्मूला लिखिए इसका। अच्छा एक चीज तुम लोग नोट में लिख लो तो, डेट सर्विस मीन्स सर्विस रिगार्डिंग टू पे इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। एक जगह लिख लो शॉर्ट में, कहीं पर भी, कहीं पर भी एक शॉर्ट में लिख लो। डेट सर्विस मीन्स सर्विस रिगार्डिंग टू पे इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट। क्या बोल रहा था? डेट सर्विस टू सर्विस रिगार्डिंग टू सर्विस रिगार्डिंग टू पे इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट, टू पे इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट। अब प्रिंसिपल को ना ब्रैकेट में अपने इंस्टॉलमेंट लिखेंगे, ठीक है? प्रिंसिपल को ब्रैकेट में क्या लिख देना? अरे प्रिंसिपल के ब्रैकेट में क्या लिख देना? इंस्टॉलमेंट। ठीक है? सुनो, पहला, हेलो, पहला ये डेट है। डेट के रिगार्डिंग कौन सा सर्विस है? एक इंटरेस्ट पे करना और एक प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल को अपने क्या ब्रैकेट बोलेंगे? इंस्टॉलमेंट। ठीक है? तो आप ये इंटरेस्ट और प्रिंसिपल कब पे करोगे? ये तुम लोग मजाक क्यों कर रहे? समझ रहे भाई? आप ये इंटरेस्ट और प्रिंसिपल कब पे करोगे? जब आप क्या कमाओगे? प्रॉफिट। पैसा नहीं रे बाबा। देखो तो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इंटरेस्ट
एंड डिविडेंड डिवाइडेड बाई, अब दो सर्विस का नाम लिख दो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर या लोन, लोन प्लस क्या रहेगा, इंस्टॉलमेंट। खतरनाक खतरनाक फॉर्मूला है, कैसे याद रखोगे? तो यही सब बुद्धि लगा के याद करना पड़ेगा। इंटरेस्ट कवरेज, तो इंटरेस्ट कब कवर करोगे, जब आप प्रॉफिट कमाओगे पहले। कौन सा प्रॉफिट, इंटरेस्ट पे करने के पहले। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट है ना, डिवाइडेड बाई, फिर इंटरेस्ट किस पर पे करते हो, लोन पे, तो इंटरेस्ट ऑन लोन या इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। फिर बोलेगा आपका डेट सर्विस रेशियो, तो डेट के रिगार्डिंग दो सर्विस होता है, पहला क्या पे करना है, इंटरेस्ट, और दूसरा क्या पे करना है, प्रिंसिपल। तो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल कब पे कर पाओगे, जब आपके पास क्या रहेगा, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट ऑन लोन प्लस इंस्टॉलमेंट, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट। कैपिटल गियरिंग रेशियो, अच्छा लग रहा है चैप्टर? लाइव स्टूडेंट पहले 60 थे, अभी 46 बचे हैं। घर का हाँ? घर का यही फायदा है। कैपिटल गियरिंग रेशियो, कैपिटल गियरिंग रेशियो का मतलब क्या, देखो दो टाइप का फंड होता है कैपिटल गियरिंग रेशियो में, देखना दो टाइप का होता है। एक ऐसे होते हैं ना कि जहां पर आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा, जैसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं, उनको डिविडेंड देना ही पड़ेगा फिक्स रेट से। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, मतलब डिबेंचर होल्डर को जो आप इंटरेस्ट पे करते हो वो फिक्स्ड होता है। तो जो आप जब पेमेंट करते हो तो दो पेमेंट होता है, एक ऐसा पेमेंट जो आपको फिक्स्ड अमाउंट है जो देना ही पड़ेगा, आपने पढ़ा होगा 12% डिबेंचर, 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर, पढ़ा है ना। वो 10% का मतलब क्या है, जो भी प्रॉफिट होगा उसमें 10% का डिविडेंड उनको देना ही पड़ेगा। जो भी प्रॉफिट कमाओगे उसमें से 12% डिबेंचर इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा। तो जब आप पेमेंट की बात होती है ना, तो दो पेमेंट होता है, एक पेमेंट होता है फिक्स्ड, एक पेमेंट क्या होता है, फिक्स्ड, और एक पेमेंट होता है वेरिएबल। इक्विटी शेयर होल्डर को कभी पैसा मिलता है, कभी नहीं मिलता, कभी ज़्यादा मिल गया कभी कम मिल गया, बिकॉज इक्विटी शेयर होल्डर का जो डिविडेंड होता है वो कभी भी फिक्स नहीं होता, वो डिसाइड होता है इस साल कितना देना है, वो फिक्स नहीं होता, वो क्या होता है, डिसाइड होता है। तो कैपिटल गियरिंग दो दो फंड की बात करता है, एक फिक्स्ड फंड की बात करता है जहां पर आपको फिक्स्ड फंड देना ही देना है, और एक फंड की बात करता है वेरिएबल फंड की बात करता है। ठीक है, लिखोगे, शॉर्ट में लिखवा दूं क्या कैपिटल गियरिंग का मतलब, लिखो तो नोट बोल करके लिखो, कैपिटल गियरिंग, कैपिटल गियरिंग इज टॉकिंग अबाउट टू फंड, सो इज टॉकिंग अबाउट टू फंड, ये दो फंड की बात कर रहा है। वन इज वन इज फिक्स्ड फंड एंड अनदर इज वेरिएबल फंड। तो पहले किसकी बात करता है, सुनो ना, पहले किसकी बात करता है, फिक्स, तो ऐसे लिखोगे, देखो पहले किसकी बात करता है, फिक्स्ड, और बाद में किसकी बात करता है, वेरिएबल, तो फिक्स डिवाइडेड बाई वेरिएबल। यही नहीं, ये फॉर्मूला नहीं बना। अरे पहले किसकी बात करता है, फिक्स्ड, और बाद में किसकी बात करता है, वेरिएबल, तो फॉर्मूला होना चाहिए बेसिकली फिक्स्ड डिवाइडेड बाई वेरिएबल। फिक्स्ड में क्या क्या आएगा, फिक्स्ड में क्या क्या आएगा, डिबेंचर प्लस प्रेफरेंस, और वेरिएबल में क्या क्या आएगा, यही फॉर्मूला। हाँ लिखो, अब लिखो। तो तुम लोग तो ऐसे देखते लग रहा हम बना है फॉर्मूला। इतना गड़बड़ फॉर्मूला क्यों बना दिया आप। देखो तो प्रेफरेंस, पहले डिबेंचर लिखो, डिबेंचर, डिबेंचर स्लैश लोन प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जब मैं लिवरेज चैप्टर पढ़ा रहा था उधर भी तो कैपिटल गेयरिंग बोल के एक सम्स था, उधर भी एक्सप्लेन किया था मैंने। लास्ट में क्या लिखो, इक्विटी फंड, इक्विटी फंड किससे रिलेटेड है, इक्विटी शेयर होल्डर से। तो डिबेंचर प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय इक्विटी फंड। ठीक है,
तो अगर आ गया ना कैपिटल गियरिंग रेशियो, तो याद रखना दो फंड की बात हो रही है, एक फिक्स एक वेरिएबल। तो फिक्स डिवाइडेड बाई वेरिएबल, फिक्स इसका है डिबेंचर ये, और वेरिएबल किसका है, इक्विटी फंड। ठीक है, आज के लिए बस इतना रहने दे। ठीक है, शाम को मिलते हैं।